नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूं तो हमारे तीन टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम कराची, जहां रेंजर्स की पावर्स के सिलसिले में बदस्तूर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक क्राइसिस की सी सिचुएशन है। पहले अफवाह यह थी कि सिंध की हुकूमत ने एक समरी भेज दी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो समरी अभी तक आ रही है और जरा यही कहते हैं कि उस समरी में सिंध हुकूमत ने वही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिसका चौधरी निसार को खतरा था और जिस मौक़िफ़ को सिंध की असम्बली की रेजोल्यूशन में इख्तियार किया गया है। और दूसरी तरफ जब हम कराची शहरियों से बात करते हैं, वहाँ के तजारती सर्कल से बात करते हैं, बिजनेसमैन से बात करते हैं, तो वो चाहते हैं कि कराची शहर में रेंजर्स की पावर्स जारी रहें और जो वहाँ पे एक अमन का सिलसिला शुरू हुआ है, पीस का सिलसिला शुरू हुआ है, भत्ताखोरी के खिलाफ, एक्सटॉर्शन के खिलाफ, टारगेट किलिंग के खिलाफ, वो पीस जो है उसे जारी रहना चाहिए। तो ये जो इम्पैसे है, जो क्राइसिस है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान, ये किस तरह से, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे रिजॉल्व हो पाएगा, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियोज में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब काशिफ अब्बासी साहब तशरीफ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू काशिफ। और मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब रेहान हाशमी साहब। एंड काशिफ, विद योर परमिशन अगर हम रेहान हाशमी साहब से एक अपडेट ले लें। रेहान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोइज़ साहब। रेहान साहब, ये क्या है, ये जो समरी भेजी जा रही है, ये आज भेजी जा रही है और इस समरी में है क्या? ठीक है मोइज़ साहब, ये कल से हमने जो अपने सोर्सेज से बात की और आज बात की, सिंध हुकूमत समरी में वही तमाम बातें डाल रही हैं जो रेक्टिफिकेशन 147 के तहत जो असेंबली में पास की गई। इसमें चार चीज़ें बड़ी अहम हैं कि सिंध हुकूमत के किसी भी दफातर पर छापा नहीं मारेगी रेंजर्स, किसी और की मामरत नहीं करेगी रेंजर्स, और किसी भी अफसर को पकड़ने के लिए वज़ीर आला से मंजूरी ज़रूरी होगी। उसके साथ साथ करप्शन में जो लोग मुलविस हैं उसके खिलाफ रेंजर्स कार्रवाई नहीं करेगी। उसको समरी का हिस्सा बनाया गया है और आज शाम तक ये समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी जाएगी। अब वफाकी हुकूमत में क्या फैसला करेगी, क्योंकि जब ये रेजोल्यूशन पास हुई उसको तकरीबन 3 दिन से ज़्यादा हो गया। अब तक वफाकी हुकूमत की जानिब से न ही प्राइम मिनिस्टर ने और न ही वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला सिंध जो कप्तान है पूरे ऑपरेशन के रब्ता किया है। इसका मतलब है वफाकी हुकूमत इंतज़ार कर रही है वज़ीर आला सिंध की उस समरी को देख के ऐसा लगता है या तो बात करेगी या फिर बात काफ़ी दूर तक चली जाएगी। ये मुझे ये बता दें कि वफाकी हुकूमत की कानूनी ऑप्शंस हैं क्या? देखिए, कानूनी ऑप्शन, क्योंकि रेंजर्स और FIA मातहत हैं वजारत दाखिला के, और जो नया ऑर्डिनेंस आया था उसके तहत 90 दिन के इख्तियारात रेंजर्स को भी हैं और FIA के पास भी हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सिंध हुकूमत की मर्जी के बगैर, क्योंकि अगर रेंजर्स और FIA काम करेगी तो सिंध हुकूमत के खिलाफ, उनके इदारों के खिलाफ करेगी। तो वो ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत FIA से काम अभी लेना नहीं चाह रही है। अभी वो सिंध जो असम्बली ने पास किया है वो समरी उसको देखेगी, शायद उस समरी के बाद कोई बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत की जानिब से आ जाए। अच्छा रेहान, मेरे साथ रहिए। रेहान, मैं फिर आपकी तरफ आता हूं, जरा मुझे काशिफ की तरफ इसी सवाल को लाने दीजिए। काशिफ अब्बासी साहब, वफाकी हुकूमत की रियल ऑप्शंस अब क्या है 18वीं तरमीम के बाद? देखिए, एक तो उनको 18वीं तरमीम के बाद कम से कम इस इशू के ऊपर, रेंजर्स के मामले पर अपना कानून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कानून से क्या अपने कानून साजी कर सकते हैं और रेंजर्स को इख्तियार अपने जरिए, यानी ये विफाक एक कानून साजी के जरिए दे सकता है। दूसरा, गवर्नर राज का एक ऑप्शन, बड़ा नापसंदीदा किस्म का ऑप्शन है जो वफाकी हुकूमत के पास रहेगा, कि अगर लेकिन उस नहज पे तो वो नहीं, मेरे ख्याल है इस नहज पे भी नहीं आएंगे। वफाकी हुकूमत एक बड़े डायलेमा में है। डायलेमा ये है कि एक तरफ फौज है जिसकी तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम आया कि आप चाहें या ना चाहें ये ऑपरेशन चलेगा, यानी ये समरी ना भी हो, रेंजर्स वहां पे रहेगी, रेंजर्स कार्रवाई करेगी। सो एक तरफ फौज का एक भारी भरकम इदारा है, दूसरी तरफ वो सियासी जमात और उसकी हुकूमत है जिसने धरने के दौरान इनको टेक देकर असेंबली के अंदर और अदरवाइज भी इनकी हुकूमत को कायम रखा और इनको बड़ा एक सपोर्ट दी। सो वफाकी हुकूमत के अंदर भी तकसीम नजर आ रही है। मेरा ख्याल है चौधरी निसार अली खान साहब ने एक जो पोजीशन ली है, शायद इतनी सख्त पोजीशन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं लेंगे। ये मेरा अपना जो अपने सोर्सेज है, बल्कि बहुत से बुजरा अगर आप उनसे बात करें वो कहते हैं यार ये मामला निसार साहब देख रहे हैं, इनको देख लेने दें, क्योंकि अब वो नहीं बयान देना चाहते कोई इस किस्म का जिससे ये तासुर बने कि रिफ्ट विद इन द गवर्नमेंट भी रिफ्ट आ गई है। काशिफ, जब आप फौज की तरफ इशारा करते हैं, ये भी तो है ना कि कराची का ऑपरेशन, आपको याद होगा कि पता नहीं बेखल आप भी साथ, मैं बिल्कुल मौजूद था जब कराची गए थे 2013 में प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो कराची शहर को पीस रेस्टोर करने का जो बुनियादी तौर पर इनिशिएटिव है वो तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने लिया था, और इसके सबसे बड़े पॉलिटिकल जो सपोर्ट दी है वो भी नवाज शरीफ ने दी है। इसके बेनिफिशियरी भी वो है। अगर कराची शहर का कारोबार चलता है, तजारत चलती है, सिक्योर रहता है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पोर्ट ऑपरेट कर रही है 12 महीने में, तो वजीर आजम इसके बेनिफिशियरी भी हैं। तो क्या आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इस ऑपरेशन को? देखिए, आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 2014 की बात।
फिर एक धरना भी हुआ था जिसमें इस्लामाबाद में इमरान खान साहब मौजूद थे। फिर एक पार्लियामेंट का सेशन भी, जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ था जिसमें खड़े होकर लोगों ने तकरीरें की थी, हम आपके साथ हैं, हम जमहूरियत को नहीं हिलने देंगे। जिसने बड़ा वजन डाला था नवाज शरीफ साहब के पलड़े में, वो भी उनको याद रखना पड़ेगा। फिर वो भी बयानात याद रखना। हल क्या निकालेंगे आखिर, क्या हल इसका बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत, कम से कम प्राइम मिनिस्टर, देखिए नवाज, आप निसार साहब को छोड़ते हैं, निसार साहब एक बड़े सख्त बयान देने और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मियां साहब की पोजीशन इतनी क्लियर नहीं, वो बड़े देखभाल के रास्ते निकालते हुए जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफेंड ना हो। कैच लाइन क्या है? पीपल्स पार्टी ऑफेंड ना हो। मियां साहब ऐसा रास्ता ढूंढेंगे, ऐसा रास्ता मुझे इसमें नजर नहीं। अच्छा जरा रेहान, जो ये खबर अब हम सुन रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पहले उम्रा के लिए सऊदी अरब तशरीफ ले गए, एक अफवाह ये भी थी कि शायद वो वहाँ कोई गारंटीज लेने के लिए गए हैं कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, इस अफवाह की हकीकत छपी भी है वैसे ये बात, लेकिन ये तो है कि वो शायद नहीं आ रहे, घड़ी खुदाबख्श नहीं आएंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे। जो साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब का, वो ऐसा नहीं लगता कि 27 दिसंबर आने वाली है, भरपूर तैयारियां हैं। नोडेरा हाउस में इजलास भी तलब किया है CAC का, बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत करेंगे। हमें तो ये इत्तला है कि वो नहीं आ रहे और नहीं उनका आने का कोई इरादा है। उनकी तबीयत बीच में नासाज थी, वो उम्रे पे गए हैं, इनका शेड्यूल उम्रा था। जो सऊदी हुकाम ने उनसे रब्ता किया था आना है तो उन्होंने खुद टाइम दिया था। लेकिन तबीयत का तो बहाना सर हर बच्चा करता है जिसने स्कूल नहीं जाना होता, लेकिन तबीयत ही का मसला है यहाँ पे पाकिस्तान में, ये कोई और मसला है यहाँ पे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि, देखिए मसले तो बहुत हैं, क्योंकि जरदारी साहब भी जानते हैं कि नैब मुसलसल पीछे लगी हुई है। सिंध हुकूमत के वजीरों के नाम हैं, ईचेल में नाम डाल दिए हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन के साथ क्या हुआ है, और डॉक्टर आसिम हुसैन फ्रंट मैन समझे जाते हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी के, तो उन्हें शायद अभी वो बातें पता चल गई कि डॉक्टर आसिम हुसैन ने तफ्तीश के दौरान क्या क्या बातें कही हैं, कितना पैसा बाहर गया है, कितने अकाउंट हैं, कौन कौन के किसके जरिए से पैसा कमाया जाता था, ये जो अच्छा जरदारी साहब को वो पता चल गया है कि वो जो 200 घंटे की कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये जो कन्फेशंस उन्होंने की हैं, उसकी डिटेल्स आसिफ अली जरदारी साहब तक पहुंच चुकी है। लेकिन 200 घंटे की बातें तो मीडिया कह रहा है, मीडिया में जो लोग बातें कर रहे हैं 200 घंटे, मैं नहीं समझता कि 200 घंटे कहना बहुत आसान है। 200 घंटे की वीडियो बनाना काफी मुश्किल है। देखिए इंटरोगेशन का तरीका होता है कि जब भी किसी तफ्तीश की जाती है तो वो 24 घंटे में 3 दफा ऐसी वीडियो बनाई जाती हैं, जो हमने अभी पूछा है लोगों से, जो पूछते रहते हैं कि ताकि जो इंटरोगेशन है वो बिल्कुल लगे कि शफाफियत से हो रही है। क्योंकि अगर मुस्तकिल किसी के साथ करेंगे तो ऐसा लगता है कि उससे जबरी तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे नहीं लगता। 27 दिसंबर करीब है, तैयारियां पूरी हैं, पीपल्स पार्टी की CC का इजलास भी है। नहीं आएंगे, मुश्किल लग रहा है। जी आपको जरदारी साहब भी नहीं आ रहे, उनकी भी कंसर्न है। उन्होंने अपनी पावर तो दिखा दी है कि मैं सिंध असेंबली कंट्रोल करता हूं, अगर मेरे इंटरेस्ट को धचका लगाएगी एस्टैब्लिशमेंट तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये पावर तो पहले भी दिखा चुके थे, आपको याद है तकरीर करके गए थे, तकरीर के 3 हफ्ते बाद पाकिस्तान से गए थे ना, वो ईंट से ईंट बजानी थी। लेकिन उसके बाद बहुत से और अगर जंगी को समझते हो, मशहूर उनकी तुम चले जाओगे, हमने इधर ही रहना, हमें जंग करनी आती है, हमें जंग करनी भी आती है और वो कर भी सकते हैं। देखिए सिंध जंग उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन वो पेबल इन योर शू, ही कैन बी अ मेजर इरिटेंट। जरदारी साहब अगर MKM के साथ जाके खड़े हो गए इस ऑपरेशन के खिलाफ, फिर आप कर लीजिएगा सिंध में ऑपरेशन। मेरा ये ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिंध में ऑपरेशन चलाना अगर 2 बड़ी सियासी जमातें ऑपरेशन की मुखालफत करते, और या वो सिंध के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करें, असेंबली आ जाए, असेंबली से इस्तीफे देने की बात करें। अगर वो बात ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने किया, क्योंकि इस वक्त कल हम हैदर अब्बास रिजवी साहब से बात कर रहे थे, तो इस वक्त मुत्तहिदा की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो ये कह रहे हैं कि रेंजर्स के पास तमाम ताकतें होनी चाहिए, और फॉल्ट लाइन ये है कि जब टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन की या क्रिमिनल और चीजों की बात होती है, वायलेंस की, तो MKM उसके दड़ में आती है। 2 महीना पहले की आप अल्ताफ हुसैन साहब का बयान उनकी वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि रेंजर्स की हिमायत नहीं करेंगे। मैं आपको निकाल के, अगर आप इजाजत दें, इस वक्त MKM कराची में ये कह रही है कि रेंजर्स को फुल पावर्स होनी चाहिए। उनको पता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ दे आर टेकिंग अ गुड पोजीशन, वो एक अच्छी पोजीशन ले रहे हैं, जो जिससे फौज को लगेगा देखें पीपल्स पार्टी वो कल्प्रेट है जो हमें भी इख्तियार नहीं देना चाहती, मुत्तहिदा तो हमें देना चाह रही है। वो एक अच्छी पोजीशन ले रहे हैं, इट्स अ गुड पॉलिटिकल पोजीशन टू टेक। उनको पोजीशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उनकी बात तो वैसे भी किसी ने नहीं सुननी। पीपल्स पार्टी इस टाइम जो भी गिव एंड टेक को नेगोशिएशन कर रही है वो सिर्फ अपने लिए कर रही है। सारी करारदाद पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए, इसमें मुत्तहिदा को बचाने का कोई एलिमेंट नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब और उनका जो क्लोज सर्कल है, वो पीपल्स पार्टी है ना मेरा भाई। अभी वो जो जिनको गवर्नमेंट में आपने डाला हुआ है, जो वजीर है यहाँ पे पैसे बना के बाहर चले गए या यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने नौकरियां बेची हैं। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ। यहाँ पे कराची में मीटिंग चल रही थी, तो DG रेंजर्स ने ब्रीफिंग देनी थी
उन्होंने कहा जी करप्शन की कहां से शुरू करूं, पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी उन्होंने, सारे खामोश, जरदारी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आप बताएं कौन से इदारे से शुरू करें, सारे खामोश रहे। उन्होंने कहा जी आपके लिए एजुकेशन से शुरू करते, और वो पूरा ब्रेकडाउन था, कितनी नौकरियां बेची, किस वजीर ने कितने पैसे, क्या क्या किया। जरदारी साहब ने पहले शर्जील मेमन साहब को, फिर वजीर आला साहब को कहा कि रोकें, ये तो मैंडेट ही नहीं है इस मीटिंग का, ये मीटिंग तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है। दोनों खामोश रहे, जाहिर है आर्मी चीफ बैठा है, बाकी सारे बैठे। जरदारी साहब ने जब बात की आगे से, आर्मी चीफ ने कहा, कहते हैं जी आज का मैंडेट नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरे मैंडेट से बात कर रहे हैं। और उसके बाद आप खुद सोचें कि जब करप्शन के ऊपर ब्रीफिंग आर्मी चीफ के मैंडेट से हो रही हो और वो खुलेआम इस मीटिंग को कहें, किसी के पल्ले पॉलिटिकली क्या रह जाता है ये आप मेरे से ज्यादा रेहान, कराची शहर के लोगों से जब हम बात करते हैं, हम वहाँ विजिट भी बहुत दफ़ा करने पिछले महीनों में हुआ है, और जो बिजनेस सर्कल्स की जो सदा है, वहाँ क्या फीलिंग आपको पता चलती है? वहाँ तो लोग चाहते हैं कि अमन बरकरार रहे। देखिए बिल्कुल लोग चाहते हैं कराची की रौनकें, हमने तो आप रिपोर्ट करते रहे 2011-12 में जब कराची में 9 बजे 10 बजे के बाद जो चाय के होटल थे वो बंद हो जाते थे, लोग परेशान थे कि जब चाहे जिस तरफ चाहे जो भी आके मार दे, जो मर रहा है उसे नहीं पता वो क्यों मारा जा रहा है, लेकिन मारने वाले को पता था कि वो किसको मार रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन अब सूरत हाल बड़ी उसके बरक्स है। कराची में रात 2 बजे आप निकले, 3 बजे निकले, वो खौफ की फिजा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। देखिए आज भी रैली निकल रही है, टैंकर एसोसिएशन कह रही है जी कराची में बिल्कुल रेंजर्स को इख्तियार मिलना चाहिए, ताजिर बरादरी कहती है, बिजनेसमैन कह रहे हैं, आम शहरी कहते हैं, लोग खुश हैं। मैं आपको वाकया बताऊं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मांग में इजाफा हो गया था कराची में 2011-12 में। हमारी जो बुलेट प्रूफ कंपनीज काम करती हैं कराची में, जिनका मुख्तलिफ बिन कासिम में प्लांट है, हमने उनसे पूछा उस वक्त में कि अगर हमें बुलेट प्रूफ चाहिए तो कितना टाइम लगाएंगे। उन्होंने कहा जी 6 महीने में आपको गाड़ी मिलेगी। और अगर आज उनसे पूछें वो कहते हैं जी अब तो हमारे पास गाड़ियाँ बनना नहीं आ रही। तो अब अंदाजा लगाएं कि खौफ की फिजा कम हो गई है। तो ये एक साइन है कि लोग इतने डरते थे कि जी हाँ, तो लोग डरते थे कि इतना खौफ है कि किसी वक्त भी आप देखें टारगेट किलिंग बिल्कुल जीरो हो गई है, किडनैपिंग फॉर रैंसम कम हो गई, स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरे साथ रहिए रेहान, मेरे साथ रहिए, मैं इस डिस्कशन को वाइंड अप करना चाहता हूं। लेकिन काशिफ, ये डेमोक्रेसी की जो पाकिस्तानी डेफिनेशन है कि जरदारी साहब और उनका जो साथ उनके रुफ़क़ा-ए-कार हैं या उनका एक अपना ग्रुप है, वो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको खतरा है करप्शन के चार्जेस का या टेरर फाइनेंसिंग का, वो रेंजर्स का रास्ता रोक सकते हैं सिंध असेंबली के थ्रू। और जबकि कराची शहर के लोग ये चाहते हैं कि भी ऑपरेशन जारी रहे, उनको अमन मिले। तो एक तरफ 2 करोड़ का शहर है और एक तरफ चंद पावरफुल अशखास हैं। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन यहाँ पे सामने आ रही है? देखिए ये इनके ये कारनामे हैं जिसकी वजह से लोगों का डेमोक्रेसी और जमहूरियत से एतमाद उठ रहा है। हमने बड़ा डिफेंड किया इस जमहूरियत को, बैठ के धरने के दौरान भी, उसके आगे पीछे भी, कि यही सिस्टम है। लेकिन हमारे डिफेंड करने से या लिप सर्विस देने से तो जमहूरियत डिफेंड नहीं होगी। आप जो काम ग्राउंड पे करते हैं उससे जमहूरियत डिफेंड होती है, उससे पता लगता है लोगों को कि जमहूरियत हमारे हक के लिए है, हमारे फायदे के लिए या आपके लिए, आपके फायदे के लिए। इज इट अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, या इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ अ फ्यू पीपल, फॉर अ फ्यू पीपल एंड बाय अ फ्यू पीपल। आई मीन एक्चुअली इफेक्टिवली पाकिस्तान की डेमोक्रेसी तो यही नजर आ रही है कि आप जब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे, आपके करप्शन हो, मिस गवर्नेंस हो, उसको ज़िक ना पहुंचे कोई, उसका कोई नुकसान ना हो, आप पैसे बनाते रहें, लाशें बेशक गिरती रहें, तब तक जमहूरियत सबके तब तक जमहूरियत जो है वो सबके फायदे में। अगर आपके ऊपर कोई बात आएगी तो अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए कहना कि मैं आज भी जमहूरियत का सबसे बड़ा हामी हूं शायद, लेकिन ये चीज आप लोगों के अंदर वो जो जड़ें जमहूरियत की मजबूत करनी है वो आप बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी और रेहान हाशमी ने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में। और नाज़रीन, मुश्किल फैसला वफाकी हुकूमत को करना पड़ेगा। एक तरफ जो है रेंजर्स है और इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत उनकी एलाय है, और फिर कराची के शहरियों की भी एक डिमांड है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को एजुकेशन के कॉज से दफ्तन एकदम इतनी ज्यादा जो मोहब्बत हुई है उसकी वजूहात क्या है। आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। गुज़िश्ता चंद दिन से ऐसा लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तालीम के कॉज के लिए, बच्चों की कॉज में एक बहुत बड़े क्रूसेडर और जहादी बन चुके हैं। उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट यह है कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक एक एक बच्चे को मैं स्कूल में नहीं पहुंचा लूंगा। इस्लामाबाद के 400 से ज़्यादा स्कूलों की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, उनकी लैब्स, उनकी लाइब्रेरीज, उनके प्ले ग्राउंड, उनमें फोर्टिफाइड फूड, तमाम चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन जो इसका जो दिलचस्प पहलू है, जो सवाल है, वो ये है कि तमाम तर फोकस जो है हुकूमत का वो इस्लामाबाद के स्कूलों में है, एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 10 लाख या उससे भी कम है और जहां पहले ही अंदाज़न 90% के खिलाफ के करीब लिटरेसी जो है वो पाई जाती है। ये जो मौमा है, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प बैकग्राउंड है। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब सितंबर के महीने में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब पीटर लेवॉय, डॉक्टर पीटर लेवॉय पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और वो मिशेल ओबामा का इन्विटेशन भी देते हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के लिए। और फिर हम देखते हैं कि 19 अक्टूबर को अमेरिका जाने से पहले वजीर आजम एक एजुकेशनल इनिशिएटिव का आगाज करते हैं और फिर व्हाइट हाउस के में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मिशेल ओबामा के साथ जब खड़ी होती हैं तो मिशेल ओबामा $70 मिलियन का एक एजुकेशनल फंड का कहती हैं, ऐलान करती हैं। फिर पता चलता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस फंड के साथ जो है वो एफिलिएटेड होंगी, उसको वो सुपरवाइज करेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि एजुकेशन के हवाले से जो भी बात हो रही है, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उसमें मौजूद हैं या उस इनिशिएटिव को लीड कर रही हैं। साथ ही ये अफवाहें और चहमगोइयाँ चल रही हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जिनकी बड़ी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, हमने चंद दिन पहले डिस्कस भी किया था, बहरहाल उनको एक वजीर आजम के जानशीन की हैसियत से, एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्हें ग्रूम जो है वो किया जा रहा है। और अभी जब हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज साहिबा यहाँ पे आई तो उनकी भी बड़ी मुलाकात हुई और लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मेरी मरियम ही से नहीं, मरियम के पूरे ख़ानदान से भी मेरी जो है वो मुलाकात हुई है। अब जमहूरियत का जो माना 19वीं सदी में दुनिया के सामने आया वो तो ये था कि एक तरफ बादशाहत होती है जहाँ बादशाह उसका ख़ानदान अपने आप को परपेचुएट करता है और जमहूरियत कॉमन आदमी की जो है हुकूमत होती है जिसमें लोग लोगों को मुंतखब करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत की डेफिनेशन ये है कि आप एक जो ख़ानदान है वो अपने आप को परपेचुएट कर सकते हैं, कवर उसके ऊपर एक जमहूरियत का या डेमोक्रेसी का लगता है। ये हमारी एक डिस्कशन है। काशिफ अब्बासी साहब मेरे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, मुझे लाहौर से एडिटर दुनिया न्यूज़ के इरशाद आरिफ साहब ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब काशिफ अब्बासी साहब, आपको क्या समझ आया कि मोहतरमा मरियम को ग्रूम किया जा रहा है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? जिस तरह पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मियाँ साहब के दोनों जो साहबजादे हैं वो मेरा ख्याल है सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो हमारी खबर बड़ी पुरानी है कि ना हसन ना हुसैन, वो दोनों पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। लेकिन जिस तरीके से कुछ अरसे में कंडक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन की कैंपेन, 2013 के इलेक्शन की लाहौर की कैंपेन में बड़ा हिस्सा लिया उन्होंने, मेरा ख्याल था ये वन ऑफ चीज़ है। टीवी इंटरव्यूज भी हुए जो कि मियाँ साहब के खानदान में खवातीन ये काम नहीं किया करती। आपको कुलसूम नवाज साहब याद होंगी, जब मियाँ साहब को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा जब तक बाहर नहीं आ जाते मेरी सियासत तब तक है, उसके बाद मैं घर वापस। और वैसे ही हुआ कि वो घर वापस, उनके घर की खवातीन अमूमन पॉलिटिक्स में आपने मेरा ख्याल है मियाँ साहब के किसी भी, शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब, खवातीन बाहर नहीं आया कर। ये जो इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स है, इतनी एक्टिव पॉलिटिक्स है, इसको देखकर मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जानशीन ढूंढा जा रहा है। इरशाद आरिफ साहब, आप लाहौर में हैं, आपको भी लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब अब एक्टिवली तौर पे अपने जानशीन की ग्रूमिंग कर रहे हैं? ये बिल्कुल, असल में खानदान के अंदर एक पुरानी बहस है कि जब वो मुल्क से बाहर जा रहे थे और हमजा शहबाज शरीफ को यहाँ मामला देकर गए थे तो उस वक्त भी उनके घर में एक बहस होती थी कि जी तिजारत और कारोबार भी हमजा के हवाले हो गया और सियासत भी हमजा के हवाले हो गई। तो अब जब वापस आए हैं और हमजा आगे बढ़े हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों ने उनके पुष्ट पर हाथ रखा, वो आगे बढ़े भी, तो मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो शायद एतराज़ ना हो, लेकिन घर के कुछ और अफराद हैं जिनको इस बात पर एतराज़ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और फिर उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब अगर सियासत में जानशीनी करते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान जो है उनकी जो लेगेसी है वो कौन संभालेगा। और उसी नुक्ता नज़र से गालबन ये मरियम नवाज साहबा को लाया गया है आगे। काशिफ साहब ठीक कह रहे हैं कि उनके ख़ानदान की रिवायत नहीं है, लेकिन अब शायद रिवायत वो तोड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, मालूम नहीं आगे क्या होगा। लेकिन ये मैं कहूँगा डॉक्टर साहब, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है
इससे पहले हमारी पाकिस्तान के अंदर देखिएगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हमारे आए, मुस्लिम लीग के, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के, लेकिन ये रिवायत जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शुरू हुई और फिर अब ये ख़ानदानी रिवायत बनती जा रही है कि मुझे तो बाज़ औक़ात शर्मिंदगी महसूस होती है कि जब बिलावल एक नौजवान हैं, बासलाहियत हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द एतज़ाज़ आसन और रज़ा रब्बानी और यूसुफ ज़ा गिलानी जैसे लोग बैठ के खुशामद कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 ख़ानदान या 3 ख़ानदान हैं जिनमें जहानत भी है, जिनमें अक्ल शऊर भी है और जिनके अंदर सियासी बसीरत भी है, और बाकी जो भेड़ बकरियां हैं वो सिर्फ नारे लगाने के लिए होते हैं। जी काशा साहब, आपको क्या समझ आ रही है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पे? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो डायनेस्टिक, देखें जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़े मसले की जो जड़ है ना, वो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसका नुकसान क्या है, होप के लोग समझ पाए। जब आप जवाबदेही नहीं है, जब इस बात से पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब को फर्क ही नहीं पड़ता कि पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से वाइप आउट हो गई 2013 के इलेक्शन में, वो आज भी चेयरमैन है, वो आज भी को चेयरमैन है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता, तो वो क्या करें, सफेद करें, उनको फर्क नहीं पड़ता इस चीज। देखिए, जब एक पॉलिटिक्स जो होगी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, जब उसमें मुकाबला होगा कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, फिर बाहर जाके जब हुकूमत बनेगी वो बाहर जाके भी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। जब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि परफॉर्मेंस किसकी है, फिर आपकी परफॉर्मेंस कौन सी? यही होगा जो मैं माफी चाहता हूं जो कराची में हो रहा है, कराची जो सिंध में हो रहा है, हाँ। कि हमारी स्किन बचनी है, हाँ। लोग जाएं भाड़ में, हाँ। लोग जाएं जहन्नुम में। हाँ। मियां साहब को पता है, मैं तो कल मेरी बेटी को इन्हीं की जरूरत पड़नी है, वो भी कहेंगे फिर मुझे भी आज खड़ा होना पड़ेगा। ये एक मसला जो है ये अब एक महज ड्राइंग रूम बहस नहीं रही, एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मसला बन गया है कि कराची में हम ये देख रहे हैं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की स्किन को खतरा होता है तो फिर सिंध असेंबली जो है वो रबर स्टैंप कर देती है, वहां पे रेंजर्स का रास्ता रोकने की कोशिश की जाती है। हम देखते हैं कि पीएमएलएन के अंदर एक सेकंड टियर लीडरशिप भी पाई जाती है, चौधरी निसार हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, कितने और लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास मेंटल लीडरशिप को ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं, रूलर्स के जो बच्चे हैं वो सामने आ रहे हैं। ये तो बादशाहत की डेफिनेशन है सर, और पाकिस्तान की सारी कौम, मीडिया, दानिश्वर, लिखने लिखाने वाले, आखिर क्या पाकिस्तानी कौम मुर्दा हो चुकी है जिसके सामने ये सब कुछ हो रहा है? डॉक्टर साहब, असल में जब ये पाकिस्तान की एक रिवायत यह है कि जब कोई शख्स इक़्तिदार में आ जाता है तो सारी जहानत, सारा तजर्बा, सारा कुछ जो है उसके अंदर खूबियाँ पैदा हो जाती हैं, और जब इक़्तिदार से वो निकलता है तो फिर हमें खामियाँ नज़र आती हैं। और माफ़ करना, मीडिया का भी यही मामला है। अब बेगम मरीम नवाज साहिबा से कोई पूछ नहीं सकता कि जी तालीम के लिए आपकी क्या खिदमात हैं, कितने स्कूल आपने कायम किए हैं अपनी जेब से, अपने ख़ानदान की आमदनी से, या लोगों से डोनेशन लेकर, आपकी इससे पहले क्या दिलचस्पी तालीम में रही है। लेकिन अब वो तालीम का बीड़ा उठा लिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें इक़्तिदार के साथ हैं। जब इक़्तिदार नहीं होता तो फिर किसी को याद नहीं रहता कि किसी ने तालीम के लिए, सेहत के लिए, अब स्कूलों की आप बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में क्या स्कूलों की कमी है? और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं, क्या पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हैं? ये मुझे जब ये 16 से कुछ दिन पहले इन्होंने फ़ैसला किया जी 132 या 148 स्कूलों के नाम जो हैं उन शहदा के नाम पर रखे जाएंगे जो आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हुए, तो मैंने उस वक्त भी ये सवाल उठाया था कि हुजूर ये क्या बात है कि स्कूल तो पहले से मौजूद हैं, उन पे आपने तख्ती लगा दी है। आपका तो फ़र्ज़ ये बनता था कि कम अज़ कम 148 स्कूल नए कायम होते और उन इलाकों में कायम होते जहाँ पहले स्कूल मौजूद नहीं हैं, जहाँ तालीमी सहूलतें नहीं हैं, और उनका मेयार आर्मी पब्लिक स्कूल के बराबर होता, तो फिर हम मानते कि हम शहीदों की कदर कर रहे हैं। ये तो एक तमाशबीनी है, नुमाइशी इक़दाम हैं, वाह वाह करानी होते हैं वक्ती तौर पर। बिल्कुल, मेरे साथ रहिए काशिफ, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि जितने भी एक सेकंड टियर हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं खानदानों के, उनमें मरियम नवाज जो हैं उनकी ज़्यादा सोबर पर्सनालिटी है, वो ज़्यादा उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, अपने आप को ठीक कंडक्ट करती हैं। लेकिन मुल्क उनके हवाले कर देंगे सिर्फ इसलिए कि उनकी सोबर पर्सनालिटी है। नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई प्रोसेस उसका सही पॉलिटिकल नहीं है। या तो वो पहले असेंबली में आती, प्रोविंशियल असेंबली में आती, फिर नेशनल असेंबली में आती, फिर किसी कमेटी को हेड करती, फिर अपने टैलेंट को प्रूव करती। अब ये $70 मिलियन का जो मिसाल, अच्छा, और फिर अमेरिकन ने भी इस चीज़ को कैच कर लिया। देखें, इस पर अखबारात में बहुत तबसरा हुआ है, हम ही खाली नहीं कर रहे, उनको
पता है इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है डॉक्टर साहब। अमेरिकन जो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब अपनी साहिबजादी को ग्रूम करना चाहते हैं लीडरशिप पोजीशन में, अब गॉर्डन ब्राउन ने भी उनको खत लिखा है, तो वो यूज कर रहे हैं इस एंगल को पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर असर रसूख पैदा करने के लिए। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा है जो इसके ऊपर तनकीद उठा सकेगा, या हम अजीब ही लग रहे हैं बात करते हुए? नहीं, मेरा ख्याल है तनकीद तो बहुत से लोग करते हैं, जब भी कभी मौका इस किस्म का आया है तनकीद तो बहुत हुई है इस बात पे, और मैं बिल्कुल इस बात से, आप दोनों की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि क्या पूरी अकल, दानिश, टैलेंट सिर्फ 4 लोगों में रह गया है, और 4 लोग उनके अंदर क्यों हैं? क्योंकि उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, या उनकी वालदा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, या किसी के नाना प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे। देखिए, इस मुल्क की पॉलिटिक्स जब तक इससे आगे नहीं जाएगी, इस मुल्क का कुछ नहीं है। अमेरिकन तो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों में जिनके बारे में उनको शक भी गुजरे कि कहीं ना कहीं पोजीशन ऑफ पावर और स्ट्रेंथ में आ सकते हैं इस मुल्क के अंदर। अमेरिकन को लगा होगा पिछले कुछ अरसे की एक्टिविटी देख के कि शायद कहीं ना कहीं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बिल्ड किया जा रहा है फॉर एज फ्यूचर हेड ऑफ PMLN, वेदर शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर और नॉट। उन्होंने अपनी तरफ से 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट डाल दी, वो एंगेजमेंट शुरू हो गई मिशेल ओबामा के साथ। अब वो आएंगे जाएंगे, एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे जिस तरह वो बिल्ड करते आए हैं पहले माजी में, वो अपनी रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क को क्या सूट करता है। क्या ये कि आप सारी उम्र रहे अमेरिका बरतानिया में, अंग्रेज उर्दू के सही तरह आप उर्दू ना बोल सकते हो, लेकिन आप कहें मैं इस मुल्क का लीडर हूं। दूसरे, आप सारी उम्र बिलावल सारी उम्र आपको आपके घर की रिवायत ही ना हो कि पॉलिटिक्स करने की, सडनली लगे कि यार ये कहीं अगले कुछ सालों में ये इख्तियार और हुक्मरानी मेरे घर से ना निकल जाए, तो मैं अपनी बच्ची को हुक्मरान बना देता हूँ, आए लेके आए उसको बाहर, फिर हम उसको मीडिया सेक्शन का हेड बनाए। ये क्यों, क्या वजह है कि आपके पास, आपने भी एक पूरी लिस्ट बनाई PMLN की, अगर इनमें से भी कोई नहीं है, लेट देयर बी अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, लेट देयर बी अ प्रोसेस, अंदर से इवॉल्व करे कोई बड़ा लीडर जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी और इरशाद आरिफ साहब का। लेट देयर बी अ प्रोसेस, जैसा कि काशिफ ने कहा, मगरिब के अंदर भी एक सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप हमारे सामने आती है जब हम कैनेडीज की बात करते हैं या हिलरी क्लिंटन की बात करते हैं, लेकिन वो किसी प्रोसेस के जरिए आते हैं। पहले अपनी सियासी जमात के अंदर एक स्ट्रगल होती है, डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, उसके अंदर एक स्ट्रगल होती है लीडरशिप की, उसके बाद एक नई लीडरशिप जो है इमर्ज करती है, और डायनेस्टी और जो बादशाहत है वो जमहूरियत नहीं है। यहां एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखते हैं कि सऊदी अरब ने जो 34 ममालिक की एक दिफाई फोर्स और एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का फैसला किया है, उसकी हकीकत क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुज़िश्ता 24 घंटे में मशरिक़ वुस्ता और शाम के हवाले से एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट अब हमें समझाती है, अब हमें समझ आता है कि इस हफ्ते के शुरू में जब सऊदी अरब ने 34 ममालिक के इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की बात की, तो असल मकसद क्या था। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गुज़िश्ता शब अमरीका और रूस के उस प्लान को मंजूरी दे दी है जिसके तहत मुल्क शाम में सदर बशर अल असद और उनकी अपोजिशन के दरमियान बाकायदा फेस टू फेस मुज़ाकरात अगले चंद हफ्तों में यानी जनवरी 2016 में शुरू होंगे, और इसके बाद तमाम दुनिया की जो एनर्जीज हैं, जो तवानाई है और जो फौजी हिकमत अमली और ताकत है, उसे दाइश ISIS के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये वो बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में ये वो डेवलपमेंट है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे मंगल के दिन 15 दिसंबर को सऊदी अरब ने 34 ममालिक के इस्लामिक मिलिट्री अलायंस की बात की, एक दिन के बाद जब वहां पे 14 तारीख को पेरिस में इंटरनेशनल सपोर्ट ग्रुप ऑन सीरिया की मीटिंग हुई, जहां पे GCC कंट्रीज भी थे, सऊदी अरब भी था, वहां पे तुर्की भी था, वहां पे अमेरिका और इसके तहादी भी थे, रूस वहां पे नहीं था। ये वो मीटिंग बैकग्राउंड था जहां ये तकरीबन फैसले हो रहे थे, और सऊदी अरब को ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी थी कि मामला किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में सऊदी अरब ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उसने ये ऐलान किया कि 34 ममालिक का एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो है वो कायम किया जाएगा। 4 बड़े इस्लामिक ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया और लेबनान के रद्द अमल से ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि किसी को भी कंसल्ट नहीं किया गया था। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी से जब जर्नलिस्ट ने यह पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अपने एम्बेसडर से मैं मालूम करूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी डिटेल्स क्या
क्या है। लेकिन इंडोनेशिया, मलेशिया और लेबनान का जो रिस्पॉन्स रद्देबल था, उससे ये बात बड़ी वाज़ेह थी कि सऊदी अरब ने किसी भी मुल्क को मिलिट्री अलायंस के हवाले से कंसल्ट नहीं किया था, इनटू कॉन्फिडेंस नहीं लिया था। बात महज एक कोऑर्डिनेशन सेंटर की हुई थी जो दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, एक्सपर्टीज हो सकती है और डिफरेंट किस्म की मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। ताहम पाकिस्तान ने पहले तो लाइलमी का इजहार किया, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान ने कहा कि वो इस इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो है उसकी तायद करता है, और जिसका बैकग्राउंड गालिबन ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री के अक्टूबर से ही सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की बहुत सी एफर्ट्स हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG जो है उसने ट्रेनिंग का भी आगाज़ किया सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस का, और पाकिस्तानी मिलिट्री चीफ जो हैं वो वहाँ पर जाते रहे और तफसील से मुलाकात और बातें हुई। इस्लामी ममालिक में तो किसी हद तक कन्फ्यूजन ही रही। सिर्फ तुर्की, जिन मुल्कों का नाम लिया गया था इस मिलिट्री अलायंस में, उसमें तुर्की वाहिद मुल्क था जिसने खुल के इसे वेलकम भी किया, इसकी तायद भी फौरी तौर पे की। ताहम बरतानिया और अमेरिका की तरफ से सऊदी इनिशिएटिव को वेलकम किया गया। सऊदी इनिशिएटिव एक ऐसे वक्त पे आया जब अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस ऐश कार्टर मशरक़ वस्ता के दौरे पे पहुंच रहे थे, जहां उनका मकसद ये था कि मुल्क के शाम में अमेरिका की जो एयर कैंपेन है, फौजी कार्रवाई है दाइश के खिलाफ, उसके लिए सपोर्ट हासिल की जाए। और उन्होंने कहा कि हम तो अरसे से कह रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक को, इस्लामी ममालिक को जो है हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत है ताकि बूट्स ऑन ग्राउंड जो हैं वो लाए जा सकें। और बरतानिया के अखबारात ने यह भी स्पेकुलेट किया कि बरतानिया इस कैंपेन को, जिसे सऊदी इनिशिएटिव की जो कैंपेन है, इसे कमांड एंड कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। अगर हम अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का जो बैकिंग आई है उसको हम नज़रअंदाज भी कर दें तो 3 फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहले फैक्टर का ताल्लुक ईरान के साथ है। जब से ईरान, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान एक थौ की सूरत हाल है न्यूक्लियर डील के बाद, और अमेरिकी कंपनियां जो हैं और मगरब की कंपनियां ईरान में इन्वेस्टमेंट का सोच रही हैं। इवन पाकिस्तान में बैठी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो कंट्री हेड्स हैं वो ईरान के दौरे कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉस्पेक्ट देखने के लिए। तो सऊदी अरब और उसके जो एलाइज हैं GCC कंट्रीज, उसमें बहुत ही एक स्ट्रेस है, वहाँ एक लीडरशिप क्राइसिस की सूरत हाल है, क्योंकि सऊदी अरब और उसके एलाइज जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड को और इस खत्ते को लीडरशिप देते रहे हैं। यहाँ ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि 1969 में उस वक़्त के फरमानरवा किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज़ जो है, उन्होंने OIC का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का इनिशिएटिव लिया था, और ये जो 57 मेंबरान की ऑर्गेनाइजेशन है 57 कंट्रीज़ की, इसे यूं ही पिछले चंद बरस में सीरिया और दाइश के क्राइसिस में बहुत हद तक डिसफंक्शनल जो है वो देखा गया है। यहाँ मैं आपको ये भी याद कराऊँ, जहाँ लीडरशिप की बात होती है, कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो बहुत मशहूर किताब है जो 1993 में आई थी, उसमें प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने यह कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड का क्राइसिस ये है कि उसके पास उस तरह की कोई लीडरशिप नहीं है जिस तरह मगरब के पास और क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास अमेरिका की लीडरशिप है, जो नेचुरल लीडरशिप है, जो डायरेक्शन देती है। मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है। ताहम प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन का ये कहना था कि 5 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो लीडरशिप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा बहुत बड़ी फौज है, न्यूक्लियर पोटेंशियल है, बहुत बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन मुल्क बहुत गरीब है। उन्होंने ईरान की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि ईरान जो है उसकी बहुत मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उसके पास ऑयल रिसोर्सेस है, रिच है, लेकिन ईरान शिया है और ज़्यादा मुस्लिम ममालिक चूँकि सुन्नी है, इसलिए ईरान लीडर नहीं हो सकता। उन्होंने इंडोनेशिया का जिक्र किया जिसके पास मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी आबादी है, इकोनॉमी भी बेटर परफॉर्म करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया की जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी लीडर नहीं हो सकता। सऊदी अरब के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत पैसा है, तेल की ताकत है, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए लीडर नहीं हो सकता। उनका ये ख्याल था कि तुर्की, जिसके बहुत अच्छे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, मगरब से बेहतर ताल्लुकात हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, वो नेचुरल लीडर है, लेकिन तुर्की जो है वो यूरोप के दरवाजे पे कशकोल लेके खड़ा है यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होने के लिए। तो 1993 में उनका ये ख्याल था कि अगर तुर्की जो है वो यूरोप का रास्ता छोड़ दे और मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप लेना चाहे तो वो नेचुरल लीडर है। ये वो चीज़ है जो गुज़िश्ता चंद बरसों में हमने देखी है। आज से 2 बरस पहले तक हमने देखा कि तैयब एर्दोगान जो हैं उन्होंने सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान में, मशरक़ वस्ता में अपने ताल्लुकात बेहतर किए, पाकिस्तान भी बहुत दफ़ा आए और उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप लेने की कोशिश की, लेकिन शाम के क्राइसिस ने तुर्की की लीडरशिप की पोजीशन को बहुत ख़राब किया और इस वक्त तुर्की जो है वो सॉलिडली खड़ा है सऊदी अरब की लीडरशिप के पीछे।
यही वजह है कि जब सऊदी अरब ने 34 इस्लामिक ममालिक की मिलिट्री अलायंस की बात की तो पहला जो मुस्लिम मुल्क है जिसने उसकी तायद की और उसको वेलकम किया वो तुर्की है। ये बात तो फिर बड़ी वाज़ेह है कि सऊदी अरब की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत यह है कि अमेरिका और मगरब की दुनिया के सामने सऊदी अरब अपने आप को मुस्लिम दुनिया के प्लेटफॉर्म और लीडर की हैसियत से प्रेजेंट करे। और ये ज़रूरत उस वक्त बढ़ जाती है जब पेरिस और सैन बर्नार्डिनो यानी कैलिफोर्निया के दहशतगर्दी के हमलों के बाद अमेरिका का सदर प्रेसिडेंट ओबामा शदीद दबाव में है अपने मुखालफीन और रिपब्लिकन्स की तरफ से, जो चाहते हैं कि अमेरिका दाइश के खिलाफ शाम में बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आए या मजीद मसल का मुजाहरा करे। और अमेरिकी सदर हरगिज भी बूट्स ऑन ग्राउंड पॉलिसी के फेवर में नहीं है। और एक ऐसे मौके पे जहां अमेरिका की ज़रूरत है, मगरब की ज़रूरत है, सऊदी अरब ने एक मिलिट्री अलायंस की बात करके इंतहाई इंटेलिजेंटली एक बार फिर एक ऐसे मौके पे जब पॉलिटिक्स शिफ्ट कर रही है खित्ते की, अपने आप को लीडरशिप पोजीशन में, लीडरशिप के प्लेटफॉर्म की हैसियत से प्रेजेंट किया है। तहम इस प्लान में जो मंसूबा दिया गया है उसमें बहुत सी वीकनेसेस हैं। इसमें ईरान, इसमें शाम, इसमें इराक शामिल नहीं है। और ये वो तीनों ममालिक हैं जो ना सिर्फ शिया हैं बल्कि इनके बॉर्डर्स के अंदर जोग्राफियाई एतबार से ये झगड़ा हो रहा है, जहाँ के लिए ये अलायंस खड़ा किया जा रहा है। और अब तक लेबनान में जो रद्द-ए-अमल हुआ, जहाँ हिजबुल्लाह जो है वो पार्टनर है हुकूमत की, उससे बात बड़ी वाज़ेह है कि इसे एक सुन्नी अलायंस समझा जा रहा है। और जहाँ अमेरिका और बरतानिया ने इसे वेलकम किया, वहाँ रूस ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये एक कॉस्मेटिक मूव है, ये कोऑर्डिनेशन सेंटर तो बन सकता है, इसमें कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनने वाला, सऊदीज़ को भी ठीक इसका अंदाज़ा है। लेकिन एक ऐसे मौके पर जब पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही थी, इस कॉन्सेप्ट को देखे उन्होंने खित्ते में एक बार फिर मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप क्लेम की है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।